कंपनी का नाम, दूसरा सफा बैलेंस शीट के लिए, ये तीसरे सफे के टॉप पे ईयर एंड, शुरू करो। वर्किंग 1, कल डिप्रिसिएशन का डेटा अवेलेबल था। कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग होगी जिसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक और डिप्रिसिएशन आएगी। सेलिंग एक्सपेंसेस, आप जज कर लें कितनी लाइनें छोड़नी है। जी, क्लास पूरी होती है तो मैं एडजस्टमेंट 1 कराऊंगा। मुझे एडजस्टमेंट 2, 3 और 4 पोस्ट करा दें क्लास पूरे होने से पहले। एडजस्टमेंट 2, एक्सपोर्ट लाइसेंस की अमोर्टाइजेशन कहाँ फेंकें? एडमिन में नहीं, इंटेंजिबल्स में तो सही, एडमिन में, सेलिंग में या कॉस्ट ऑफ सेल में। एक्सपोर्ट लाइसेंस की अमोर्टाइजेशन कहाँ फेंके? एक्सपोर्ट करना किस डिपार्टमेंट का डिसीजन होगा? सेलिंग डिपार्टमेंट का। एक्सपोर्ट का कैरेज आउट कहाँ जाएगा? कैरेज आउट। कैरेज इन कहाँ जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल में। और कैरेज आउट सेलिंग एक्सपेंसेस में। कैरेज आउट सेलिंग एक्सपेंसेस में जाता है। कैरेज इन कॉस्ट ऑफ सेल और कैरेज आउट सेलिंग एक्सपेंसेस। जिस तरह एक्सपोर्ट करें चीजें, कैरेज आउट वहां जाता है, तो एक्सपोर्ट करने की इजाजत है या रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने की इजाजत है?
ये एक्सपोर्ट का लाइसेंस है या इंपोर्ट का लाइसेंस है? एक्सपोर्ट का लाइसेंस है। कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं या फिनिश गुड एक्सपोर्ट कर रहे होंगे? तो अगर रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो तो उसका लाइसेंस वो जा सकता है कॉस्ट ऑफ सेल में, लेकिन ये फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट होना कहाँ जाएगा? फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट होना सेलिंग एक्सपेंसेस में। ओके, सेलिंग एक्सपेंसेस में मैं चार्ज करने लगा हूं इसकी अमोर्टाइजेशन। एक लाइन खाली छोड़ा जो ट्रायल वाली फिगर होगी उसके लिए। अमोर्टाइजेशन ऑफ लाइसेंस जी, कॉस्ट कितनी? 6000, लाइफ 5 years इंटू 6/12 जी 600। एंट्री बोले अमोर्टाइजेशन डेबिट और इंटेंजेबल क्रेडिट, नॉन करंट एसेट, पीपी, इंटेंजिबल। नहीं, ट्रायल वाली फिगर फिर उठा लेंगे, अभी डबल इंट्रेस्ट करें। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और इंटेंजिबल क्रेडिट। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक आर वैल्यूड एट 30 million। क्लोजिंग स्टॉक आर वैल्यूड एट 30 million। ओपनिंग स्टॉक closing stock are valued at 30 million। closing stock में एक एडजस्टमेंट भी है ना? ओके, डिटेल्स लेट आने वालों को मैं दे दूंगा टाइम नोट करने के लिए। अभी पॉइंट 4 मुझे करवा दें, फिर मैं ब्रेक लेता हूं, आप नोट करें सारा। पॉइंट 4 करवा दें। डिटेल्स ऑफ पीपी आर एज फॉलोज। पीपी की डिटेल्स ये हैं। कॉस्ट एज एट 30 जून 2014, लैंड कितनी? 20,000, बिल्डिंग 36,000, प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक काम करें, जरा इन तीनों का टोटल करें, इन तीनों का टोटल करें। किताब की तरफ देखो, भी नोट करने का टाइम मैं दे देता हूं। 20 जमा 36 56, 56 जमा 30 86। ट्रायल के टॉप पे जाएं, बैलेंस शीट में देखें, ट्रायल के टॉप पे माजरत देखें, एसेट्स कितने के नजर आ रहे हैं? 86 के। तो इसका मतलब है कि आज के सवाल और पिछले सवालों में पहला फर्क सुने। पिछले सवालों में आपको पता है ट्रायल के फेस पे लैंड अलग पड़ी होती थी, बिल्डिंग अलग पड़ी होती थी, प्लांट अलग पड़ा होता था, फर्नीचर अलग पड़ा होता था। आज के सवाल में ट्रायल के फेस पे हेडिंग क्या आ रही है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इस वजह से नीचे अदर इंफॉर्मेशन के अंदर हमें ब्रेकअप देना उसे जरूरी था, वरना हम डेप्रिसिएशन ना निकाल सकते, इसलिए उसने ब्रेकअप दिया है। तो ये पहला फर्क है पिछले सवालों की बनिस्बत। ओके, द कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। चलें जी, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो फिर लाइफ पता होनी चाहिए। लाइफ उसने आखिरी लाइन में दी हुई है। यूजफुल लाइफ एट द डेट ऑफ परचेज इज 20 years एंड 10 years। Depreciation is allocated to manufacturing, distribution and admin cost at 75%, 15% and 10% respectively। ओके जी, बता दें मुझे अब बिल्डिंग को कितने सालों पे डेप्रिशिएट करेंगे? 20 सालों पे। चलिए, लैंड को तो डेप्रिशिएट नहीं करना, बिल्डिंग को 20 सालों पे डेप्रिशिएट करेंगे। लैंड, बिल्डिंग और प्लांट एंड वाई, क्यों? अलग अलग में कैसे करूं?
अलग अलग मैं कैसे करूं? सफे के टॉप पे जाएं, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000 आ रही है, इसमें ब्रेकअप दिया हुआ है बिल्डिंग्स कितनी डेप्रिशिएट हो गई हैं और प्लांट कितना डेप्रिशिएट हो गया है? नहीं दिया हुआ, इसलिए ओपनिंग अकमुलेशन को मैं अलग अलग नहीं कर सकता। तो ठीक है, कोई मसला नहीं, ओपनिंग अकमुलेशन अलग अलग नहीं हो सकती तो खैर है, आई कैन यूज इट डायरेक्टली, आई कैन यूज इट डायरेक्टली। टाइम पे आएगा पीपी लेस accumulated depreciation। ओके, अब जरा पोस्टिंग देखनी है, पोस्टिंग देखनी है अटेंटिवली। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पीपीई? 86,000। ओके, पोस्टिंग देखनी है अटेंटिवली। कॉस्ट ऑफ पीपीई इज 86,000। अकमुलेशन का ओपनिंग बैलेंस 12,000। अकमुलेशन का ओपनिंग बैलेंस 12,000। ट्रायल में नजर आने वाली फिगर हमें कितनी दफा नजर आएगी हमारे सोल्यूशन में? एक दफा। ओके, अब बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कहां डालनी है जी? कॉस्ट ऑफ सेल में, एडमिन में और सेलिंग में। 36,000 डिवाइडेड बाय 20। अटेंटिव रहे तो 1-2 मिनट दे दें, अगर नोट करने का भी टाइम देता हूं। अच्छा जी, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में भी डालनी है, सेलिंग में भी डालनी है, एडमिन में भी डालनी है, लेकिन छोड़ने पर इस बात को कहीं नहीं डालनी, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल में डालनी है, छोड़ने पर इस बात को। 36,000 डिवाइड बाय 20, बोलें जी, 36 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 1800। ओके, 1800 की जनरल एंट्री बता दें। फोकस इस वक्त सिर्फ डेप्रीसिएशन डेबिट अकामुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आगे बता दें कि हमारा अगला कौन सा एसेट है? हाँ, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट बता दें कितनी है? 30,000। फुल्ली डेप्रिशिएटेड अमाउंट्स इंक्लूडेड इन कॉस्ट का मतलब बताएं उर्दू में। फुल्ली डेप्रिशिएटेड अमाउंट्स इंक्लूडेड इन कॉस्ट, इसमें कुछ ऐसे एसेट हैं जो पूरे डेप्रिशिएट हो चुके हैं, उन्हें और डेप्रिशिएट करने की इजाजत। अब बता दें 30,000 के एसेट्स को डेप्रिशिएट करें सबको, ताकि वो 3 भी हो जाएं, या 27,000 को डेप्रिशिएट करें? 27,000 को डेप्रिशिएट। रेट तो स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन कुछ ऐसे एसेट हैं जो फुल्ली डेप्रिशिएट हो चुके हैं जी। किसकी डेप्रिसिएशन? प्लांट की डेप्रिसिएशन जी। कॉस्ट बोले 30 माइनस 3 आप कीजिएगा, मेरे पास इस जगह नहीं इधर, इसलिए मैंने 27 लिख दिया। 27,000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 2700। जनरल एंट्री बोले डेप्रिसिएशन डेबिट accumulated depreciation credit प्लस 2700। मेरे भाई ये डबल एंट्रीज हो गई बमोहतरम, डबल एंट्रीज हो गई। क्या चीज मिस हो गई सवाल में? एलोकेशन। डबल एंट्रीज हो गई मोहतरम, डबल एंट्रीज हो गई। मैंने कहा नोट करने का टाइम देता हूं। डबल एंट्रीज हो गई, क्या मिस हो गई? एलोकेशन। एलोकेशन कर लेते हैं इंटू 75%। वेट, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन 1800 इंटू 15%। प्लांट डेप्रिसिएशन 2700 इंटू 15% जी। ये ट्रायल वाली एक लाइन खाली छो। बिल्डिंग डेप्रिसिएशन 1800 इंटू प्लांट डेप्रिसिएशन जी 2700 इंटू 10%। क्लियर जी?
1350 2025। फोकस कीजिएगा, नजर आए जी। 270 270। भाई समझ आई बात? ऐसा करना है कि किसी एक जगह पे डेप्शन निकाल लेनी है, किसी एक जगह पे, और डबल एंट्री पूरी कर लेनी है। बाद में एलोकेशंस रह जाएंगी, एलोकेशंस बाद में कर लीजिएगा। किसी एक जगह डेप्शन निकाल के डबल एंट्रीज पूरी कर लेनी है। चलें जी, अब सारा नोट कर लें। तीन मिनट दे रहा हूं लेटाने वालों को, शुरू से लेके अभी तक सारा नोट कर लें, और टाइम क्लास का फॉलो कर लिया करें तो बहुत मुनासिब है, आपका ही फायदा है। हाँ, कॉपीज बांट दें। जी सर, ये वाला है तो एक साइड से निकाल के वो जो होमवर्क आपने किया था उसका सॉल्यूशन भी साथ है, वो जो किया था आपने होमवर्क।
पिछली क्लास में जो हादी के वाला सवाल होमवर्क में दिया गया था उसको आपने कल अगर नहीं कर सके इतवार वाले दिन तो आज जरूर करना है, ताकि कल उस पे हमारा टाइम सिर्फ आधा पौना घंटा लगे, ज्यादा ना लगे। वो बड़ा अच्छा सवाल था, थोड़ा लेंथी था। इधर ओके। जी भाई चलें आगे। पॉइंट 5 जी, मुझे बैलेंस शीट के आइटम्स लिखवा दें। मैं आप हजरात के आने का वेट कर रहा था। बैलेंस शीट के आइटम्स लिखवा दें, क्या क्या है। सेल ट्रायल में आ जाए। सेल, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, एडमिन, ओपनिंग, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स पेड। एडवांस टैक्स पेड नहीं, अभी अमाउंट्स नहीं लिखनी। एडवांस टैक्स पेड, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक्सपोर्ट लाइसेंस, इंटेंजिबल, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक, अदर रिसीवेबल्स एंड प्रीपेमेंट्स। Other receivables and prepayments, trade payables, trade payables, provision for litigation यानी provision for court case, ये लाइबिलिटी है। लॉन्ग टर्म लोन, डेफर टैक्स, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके चलें जी, अदर इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 5, ₹6 million of the long term borrowings is of current maturity। जी ट्रायल के फेस पे जाएं। टोटल है 31525। एक साल के अंदर अंदर कितना पे करना है? 6000। तो 31525 माइनस 6000, 6000 को करंट में डालेंगे। करंट पोर्शन ऑफ लोन 6000 और नॉन करंट जी 255 25 2552।
ओके, अब पढ़ें एडजस्टमेंट नंबर 6। हो गई है, आई नो, बस 5-7 मिनट में दोबारा देने हैं इस एडजस्टमेंट को। एडजस्टमेंट नंबर 6, इस साल 5 मिलियन दिए फुल एंड फाइनल, इसका मतलब है 1 रुपया और नहीं देना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने फाइनल पैसे मांगे हैं 5 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ CTP against which liability of 7 had been recorded in previous year। पिछले साल जिसकी लाइबिलिटी 7 पे रिकॉर्ड की थी, इस साल 5 दे के जान छुड़ा ली, 1 रुपया और नहीं देना। लेकिन ट्रायल पे नजर मारें, एक करंट टैक्स पेबल नजर आ रहा है, कितने का जी बताएं, क्या ये 2000 हमारी लाइबिलिटी है या ये 2000 अब हमारी लाइबिलिटी नहीं रही? हमारी लाइबिलिटी नहीं रही। अगर ये हमारी लाइबिलिटी नहीं रही तो बताएं, लाइबिलिटी खत्म होने पे खुशी होती है या गम होता है? अब बताएं, ट्रायल के फेस पे लाइबिलिटी पड़ी हुई है, एक लाइन लिखी भी है अगले सफे पे, फुल एंड फाइनल पेमेंट हो चुकी है, इसका मतलब है नाउ वी आर नॉट लाइबल, नाउ वी आर, तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनी थी? लाइबिलिटी डेबिट इनकम क्रेडिट। खुशी है, लाइबिलिटी डेबिट इनकम क्रेडिट, लेकिन मुनासिब है कि वही वाले टी काउंट यूज करें जो कि सवाल चाहता है। लाइबिलिटी की जगह उसने लफ्ज यूज किया हुआ है ट्रायल के फेस पे, प्रोविजन फॉर टैक्स। लाइबिलिटी प्रोविजन को कहते हैं, ऐसी लाइबिलिटी जिसकी टाइमिंग या अमाउंट पता ना हो, चेंज हो सकती हो, उस लाइबिलिटी का टेक्निकल नाम है प्रोविजन। लाइबिलिटी डेबिट। अच्छा, इनकम रिकॉर्ड नहीं करनी, जहां पिछले साल एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, इस साल उस जगह जाकर एक्सपेंस की रिवर्सल रिकॉर्ड करनी है। एक्सपेंस रिवर्स करने के लिए एक्सपेंस क्रेडिट, क्योंकि रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट होता है, एक्सपेंस डेबिट, और ख्याल रखने के लिए कि याद रहे ये पिछले साल के आगे प्रायर, तो ये रेक्टिफाइंग एंट्री बनी थी। लाइबिलिटी खत्म हो, ये टेक्निकल समझने के लिए, लाइबिलिटी खत्म हो तो हमें खुशी होती है। खुशी रिकॉर्ड करने का तरीका, जहां पिछले साल एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था वहां ही पिछले साल जाके एक्सपेंस रिवर्स कर दें। अमाउंट बोलें जी 2000। इस 1 मिनट इस एंट्री को पोस्ट कराएं। अब ट्रायल के फेस पे आए, लाइबिलिटी किस साइड पे नजर आ रही है? क्रेडिट साइड पे। हमने इसके क्या कर दिया है, तो आगे लिखे -2000, डेबिट पोस्ट करें। कुछ चीजों का एक साइड ना ट्रायल के फेस पे पोस्ट हुआ करेगी पेपर में, कुछ चीजों की एक साइड ट्रायल के फेस पे पोस्ट हुआ करेगी। -2000 जी। पेबल का बैलेंस कितना आ गया? 0। ये खुशी रिकॉर्ड कर लें, इस साल ये हमारी लाइबिलिटी नहीं है, ये हमारी खुशी है। खुशी रिकॉर्ड करने के लिए यहां एक लाइन, नई लाइन डालनी पड़ेगी, करंट प्रायर। खुशी रिकॉर्ड हो रही है पॉजिटिव साइन के साथ, कितना? 2000। ये ना हमने IAS 12 के नोट में आखिरी 2-3 दिनों में डिस्कशन की थी। करंट, डेफर्ड और करंट प्रायर, ये होती है पिछले साल के टैक्स की एडजस्टमेंट। ये पिछले साल, हमारा साल कौन सा है? 2015। तो ये मेरे ख्याल से किस साल की एडजस्टमेंट है? 2014 की। ऐसी समझने के लिए लिख दिया 2014 की जी। अब आप सवाल पूछें। चार दिन बाद इंशाल्लाह हमने शुरू करना है IAS 8।
तो IAS 8 जब हम शुरू करेंगे तो आपको कहा जाएगा नींद पूरी करके आनी है आपने। IAS 8 के अंदर हम ये पढ़ेंगे जो भाई ने सवाल अभी पूछे। भाई ने सवाल ये पूछे पिछले साल की गलती है, तो आप ऐसा करें, पिछले साल के की एंट्री इस साल नहीं की जा सकती, एक्सपेंस को खत्म करें और यहां रिटेन्ड अर्निंग लिखें। जैसे कि कल आपने एडजस्टमेंट नंबर 1 के अंदर हमें करवाया था, एक्सपेंस को काटा था और रिटेन्ड अर्निंग लिखा था, और उस वक्त आपने ये कहा था अगर इस साल पिछले साल की गलती पकड़ी जाए तो ऐसी सूरत के अंदर हम क्या करते हैं, पिछले साल की रिटेन्ड अर्निंग में करंट टैक्स जा चुका होगा तो यहां काट के रिटेन्ड अर्निंग करें और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग में इसको पोस्ट करें, क्योंकि पिछले साल का टैक्स इस साल सही हो रहा है। तो IAS 8 में पढ़ाया जाएगा कि दो चीजें हैं, एक है एरर, एक है चेंज इन एस्टीमेट। एरर जो होती है पिछले साल की उसको हम रिटेन्ड अर्निंग में सही करते हैं, क्योंकि पिछले साल की गलती है, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में पड़ी होगी, उसे वहां सही करेंगे। लेकिन जो अंदाजे की चेंज होती है उसे हम इसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिटेन्ड अर्निंग में चेंज नहीं करते। अब IAS 8 में आपको तफसील से पढ़ाया जाएगा कि टैक्स पिछले साल का कुछ और कैलकुलेट होना और इस साल टैक्स कुछ और जमा कराना, इसको अकाउंटिंग वाले एरर नहीं मानते। क्यों? इसलिए कि ये अकाउंटिंग वालों के कंट्रोल में नहीं है। क्यों कंट्रोल में नहीं है? गवर्नमेंट किसी भी वक्त किसी भी साल को पकड़ के उसमें कुछ भी कैलकुलेशन चेंज कर सकती है, तो इसलिए अकाउंटेंट कहते हैं अगर टैक्स में कभी चेंज आए तो डू नॉट कंसिडर इट एज एन एरर, रादर कंसिडर इट एज अ चेंज इन अंदाजा। तो चेंज इन अंदाजे को हम प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे रिकॉर्ड करते हैं। बहरहाल बहुत आगे की बातें हो रही हैं। तो पिछले साल की गलती है मैंने माना, लेकिन इसको इसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस में सही कर दे, कोई कुछ नहीं होता, परेशान ना हो, मैचिंग कॉन्सेप्ट वायलेट हो रहा है, परेशान नहीं होना। ओके आगे चले। कल हादी वाले सवाल में भी एक चीज ऐसी आएगी जो पिछले साल की आपको गलती महसूस हो रही होगी, लेकिन मैं सही इसी साल करूंगा। तो ये पिछले साल की गलती है लेकिन सही इस साल के प्रॉफिट लॉस के फेस पे हो रही है, खैर है, कोई मसला नहीं। ओके जी, नेक्स्ट। Current year taxable income exceed the accounting income by 5 million, of which 0.8 million are permanent differences. Okay. ये एडजस्टमेंट मैं नहीं कर सकता, ये एडजस्टमेंट मैं इसलिए नहीं कर सकता कि अभी तक मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं पता चला, और मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स उस वक्त तक पता नहीं चल सकता जब तक कि मैं पूरा सवाल सॉल्व ना कर लूँ। इस एडजस्टमेंट ने ब्रेक लगा दी, लॉक लगा दी, मुझे पूरा सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। जब मैं पूरा सवाल सॉल्व करके फारिग हो चुका हूँगा तो फिर मैं इस एडजस्टमेंट की तरफ आऊँगा। ओके, और 7 डिविडेंड की है वो मैंने ज़रा आखिर में आधे घंटे में समझानी है जी। 6 करने से पहले मुझे पूरा सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। आमतौर पे पूरा सवाल सॉल्व नहीं करना पड़ता, लेकिन 6 करने से पहले पूरा सवाल सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अंडरलाइन कर लें अकाउंटिंग इनकम, अकाउंटिंग इनकम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा लें, ये मिसिंग है। अकाउंटिंग इनकम का मतलब होता है PBT, अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग इनकम, इसका मतलब होता है PBT। PBT इज मिसिंग। वाई मिसिंग? क्योंकि अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं सवाल में, कुछ मेन फेस पोस्ट नहीं किया जी। आप हजरात के आने का वेट हो रहा था, आप हजरत के आने का भी वेट हो रहा था। 0.1 रह गया था, 0.1 को अब हम करते हैं जी। 0.1 की एंट्री कल आपको करवा दी थी। 0.1 की एंट्री बता दें क्या थी। देखें, एक बात सुने इधर से। अगर सेल ऑन रिटर्न वाली चीजें गलती से सेल में चली जाएं, अगर सेल ऑन रिटर्न वाली चीजें गलती से सेल में चली जाएं, उसे कैसे सही करते हैं? सेल डेबिट डेटर क्रेडिट, ये बताया था सैटरडे को, सेल डेबिट डेटर क्रेडिट। दूसरा, क्योंकि वो सेल में चली जाती हैं तो हम समझते हैं कि बिक गई, हमारे गोदाम में पड़ी नहीं होती। जब हमारे गोदाम में पड़ी नहीं होती तो अगली गलती क्या होती है कि वो क्लोजिंग स्टॉक में भी काउंट करते हुए नहीं आती। जब क्लोजिंग स्टॉक में काउंट करते नहीं आती तो अगला काम क्या करना होता है? स्टॉक को बढ़ाना होता है। तो कल हमने क्या एंट्री की थी उस एडजस्टमेंट की भाई? सेल डेबिट डेटर क्रेडिट। ये एंट्री किससे होगी? हमेशा सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस से। उसके बाद हमने अगला काम क्या किया था? बोले
इन्वेंट्री बढ़ा दी थी क्योंकि फिजिकल काउंट में नहीं आई होगी। इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। जी ये एंट्री कितने से की थी? 10,000। 8333। लेकिन क्या कहा था कि पिछले साल के एक्सपेंसेस और इनकम्स तो पिछले साल के प्रॉफिट लॉस में पड़े हुए हैं। जब पिछले साल के प्रॉफिट लॉस में पड़े हुए हैं तो वहां से रूट होते हुए पिछले साल की क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग में पड़े हुए हैं और हमारे साल की ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में पड़े हुए हैं। चलें जी बताएं। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट की नेचर बता दें। क्रेडिट नेचर के ये यहां देखें ना, इक्विटी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये सारे अकाउंट क्रेडिट नेचर के हैं। ओके अब जर्नल एंट्री पोस्ट कराएं। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डेटर क्रेडिट। ये एक नई लाइन डाल रहा हूं आज। इफेक्ट ऑफ पास्ट, बल्कि हाँ ठीक है, करेक्शन ऑफ पास्ट ईयर एरर भी लिख सकते हैं। करेक्शन ऑफ पास्ट ईयर एरर। ओके सबसे पहले रिवर्सल ऑफ सेल, और कॉस्ट ऑफ सेल भी कम हो रही है। रिवर्सल ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, नरेशन जरूरी नहीं, नरेशन की कोई इंग्लिश पे ना जाए ज्यादा। सेल कम करनी है, कॉस्ट ऑफ सेल कम करनी है। जी एंट्री बताएं। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डेटर क्रेडिट। जी दूसरी एंट्री बताएं। इन्वेंट्री डेबिट, कौन सी, ओपनिंग वाली बढ़ाऊं क्लोजिंग वाली? अगर ना, ये गलती असल में बड़ी अजीब सी थी। मैंने आपको कहा था जरा फोकस करने घर में जाके। ये गलती बड़ी अजीब सी है। ये गलती हमारे साल के एंड पे नहीं हुई, ये गलती कब हुई है? पिछले साल के एंड पे। अगर पिछले साल के एंड पे ये गलती हुई है तो फिर हमारे साल का तो ओपनिंग स्टॉक गलत है। सोचें जरा, सोचें ये गलती कब हुई है? लिखा हुआ है सेल्स लास्ट ईयर, तो ये गलती कब हुई है? पिछले साल के एंड पे। तो पिछले साल के एंड पे गलती हुई है तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक गलत हुआ। पिछले साल का क्लोजिंग हमारे ट्रायल में कहां पड़ा हुआ है? ओपनिंग में। तो ये ओपनिंग स्टॉक में सही करनी है। बोले इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल पिछले साल की, लेकिन पिछले साल की हमारे पास है नहीं, तो इन्वेंट्री डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। इधर देखें जरा सारे ऊपर, थोड़ा सा सोचें। हमने जीपी रिवर्स कर दिया है पिछले साल का, सोचें हमने जीपी रिवर्स कर दिया है। पिछले साल की खाली सेल रिवर्स नहीं की, पिछले साल की कॉस्ट ऑफ सेल भी रिवर्स की है। ठीक है, तो इनको नेगेटिव 10,000 और पॉजिटिव 8,333, तो नेगेटिव ही कुछ जवाब आएगा ना। तो वो जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा? डेट विल बी जीपी। तो आई हैव रिवर्स द जीपी ऑफ प्रीवियस ईयर बिकॉज पिछले साल ऑन रिटर्न बेस पे चीजें बेची थी, गलती से किस में डाल दी थी? सेल में डाल दी थी। तो पिछले साल की सेल भी गलत थी, कॉस्ट ऑफ सेल भी गलत थी, उसकी रिवर्सल में कर रहा हूं। एक दो एडजस्टमेंट पढ़ लें, आपको भूल रही है मुझे लगता है। पॉइंट 1 पढ़ें। पिछले साल की सेल, इस वक्त मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूं, जिस वक्त इंग्लिश पढ़ाई जाए उस वक्त सारे काम छोड़ दिया करें। पिछले साल की सेल में 10 मिलियन पड़ा है जो कि कस्टमर को पिछले साल भेजा था अंडर कंफर्म एग्रीमेंट, अंडर रिटर्न एग्रीमेंट। जी भाई बताएं, रिटर्न एग्रीमेंट की भेजी हुई चीजों को सेल में डाला जा सकता है। अब क्या करें? एक्शन रिकॉर्ड, यहीं पे रुके, एक्शन बता दें क्या करें। सेल रिवर्स करें। इस साल की पिछले साल की सेल रिवर्स करने का तरीका था सेल डेबिट डेटर क्रेडिट, ये बात की थी कल आपसे। और फिर जब फिजिकल काउंट हुआ होगा तो हमारे गोदाम में पड़ी नहीं होंगी, इसलिए काउंट में नहीं आई, तो काउंट बढ़ाने का तरीका बता दें। इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेंट्री डेबिट, और कल साबित किया था कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट।
अब सेल और कॉस्ट ऑफ सेल पिछले साल की हमारे हाथ से स्लिप करके निकल चुकी हुई है, तो क्या करें? क्लियर? चलें जी, ये बंद कर दें भाई, पोस्ट कर लें। ये तो ना करें, ये तो आपने कर लिया था, ये क्यों कर रहे हैं? पोस्टिंग देख लें। अगर डेटर की प्रोविजन का रेट दिया होता तो फिर डेटर की प्रोविजन भी यहां से नेट करते, यानी इस डेटर को नेट ऑफ प्रोविजन रिकॉर्ड करते, यानी 2-3% डेटर की प्रोविजन का रेट दिया होता तो डेटर को प्रोविजन नेट करके रिकॉर्ड करते। वो और भी कई वजूहत हो सकती हैं। ऐसे ही आपके समझने के लिए पूछ रहा हूं, इस एडजस्टमेंट का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे क्या इफेक्ट होगा? रेक्टिफाइंग एंट्री। अगर प्रोविजन का रेट दिया हो इस सवाल में 2% प्रोविजन का रेट है, 2% डेटर की प्रोविजन का रेट, तो डेटर गलत हुए तो प्रोविजन भी गलत हुई। बोले डेटर कम हो रहे हैं तो प्रोविजन, बोले डेटर कम हो रहे हैं तो प्रोविजन कम होगी। प्रोविजन कम होने की एंट्री प्रोविजन डेबिट। अच्छा, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का दूसरा इफेक्ट कहां जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल में, सेलिंग में, एडमिन में। एक दिन एक डब्बा बनवाया था, आपको डब्बा दिखाया था किताब में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का दूसरा इफेक्ट कहां जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल में, एडमिन में, सेलिंग में? सेलिंग में। ये एंट्री बनती, क्या एंट्री बनती? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट और सेलिंग एक्सपेंस क्रेडिट। ये खुशी होती है हमें। खुशी क्यों होती? डेटर कम हुए तो पैसे लेके भागने का रिस्क भी, और डेटर बड़े, एक बिजनेस के डेटर बढ़ते जा रहे हैं तो उसकी प्रोविजन। अच्छा, डेटर और प्रोविजन के रिलेशन बता दें। अच्छा चले, फिक्स्ड एसेट और डेप्रिसिएशन का रिलेशन बता दें। फिक्स्ड एसेट बढ़ते हैं तो डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट कम होते हैं तो डेप्रिसिएशन। डेटर बढ़ते हैं तो पैसे लेके भागने का रिस्क, और डेटर बहुत कम है हमारे पास, बल्कि ना होने के बराबर है डेटर, तो प्रोविजन का। ऐसी आपको एक समझने के लिए चीज बता दी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, सेलिंग एक्सपेंस क्रेडिट। ये एंट्री कब करते? जब इसी सवाल में किसका रेट दिया होता? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। ओके, चलें जी आगे। पॉइंट 1 इज पोस्टेड, कम बैक ऑन पॉइंट 6। पॉइंट 6 में मेरा जैम है, मैं बता रहा हूं। आई कैनॉट पोस्ट पॉइंट 6। नहीं, कैसे? कैसे पता चला? तो 5,000 पे रेट लगाओगे, करंट टैक्स वो नहीं निकलेगा। नहीं, हाँ ठीक है। नहीं, वो तो डेफर्ड निकलेगा ना। करंट कैसे निकलेगा? करंट और डेफर्ड भी वैसे नहीं निकलेगा जैसे आप कह रहे हो। अभी मैं कैलकुलेशन खोलूंगा, फिर आपका सवाल लूंगा मैं दोबारा। डेफर्ड भी वैसे नहीं निकलेगा जैसे आप कह रहे हो। डेफर्ड के लिए भी मुझे फिगर्स चाहिए। डेफर्ड का फॉर्मेट में बना के दूंगा आपको, फिर आपने मुझे बताना है। ओके जी, सवाल में लिखा हुआ है अगली एडजस्टमेंट में कि पीबीटी से टैक्सेबल प्रॉफिट 5 ज्यादा है। पीबीटी इज नॉट अवेलेबल, देयरफॉर आई एम बाउंड के सवाल को रीस्टार्ट करूं और एक एक फिगर मुझे लिखवाना शुरू करें। जी सेल से शुरू कराएं। जी बोले सेल 2 लाख। आगे क्या गिवन है? 1 मिनट आप मुझे दें, अब 1 मिनट आप मुझे दें, फिर आप खुद नोट कीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1। आगे बोले सेलिंग कॉस्ट 35। जी आगे, जी 30,000। आगे
ओपनिंग स्टॉक, ये पिछले साल का क्लोजिंग है जिसमें एरर है, वो हमने सही कर दी है। आगे बोले, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, जी। फाइनेंस कॉस्ट कितना, जी। आगे बोले, वो तो डेबिट होगी ना, और इनकम क्रेडिट होगी। आगे, एडवांस टैक्स पेड 6000। आगे, पीपी 86,000, एक दफा आएगा नजर। कम रिडक्शन 12,000। क्या चीज, क्या, ठीक है वो बाद में कर लेते हैं। अच्छा आगे बोले, अभी ट्रायल की फिगर्स सिर्फ पोस्ट कराए। जब ट्रायल की फिगर्स पोस्ट हो रही हो कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ये सुन लें। जब ट्रायल की फिगर पोस्ट हो रही हो कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, वरना टाइम जाया होगा पेपर में। कैलकुलेटर एक ही दफा भी खोलेंगे जी। एक्सपोर्ट लाइसेंस, जी। आगे, ट्रेड रिसीवेबल 37,800, जी। 47, जी। आगे, जी, जी। आगे, जी, जी। आगे, जी, जी। आगे, जी। आगे, डेफर टैक्स लायबिलिटी, बोले जी। डेफर टैक्स लायबिलिटी 5000। मेरे से ये आपने सवाल पूछना है याद से कि मैं ओपनिंग क्यों ले रहा हूं इसको, थोड़ी देर बाद सवाल पूछ लीजिएगा जब ये वर्किंग्स खुलेंगी। मैं ओपनिंग क्यों ले रहा हूं, लिखा तो नहीं हुआ ओपनिंग है, मैंने क्यों ओपनिंग में लिखा है। आगे चलें, शेयर कैपिटल, जी। 60,000। रिटेन्ड अर्निंग्स 20,000। और कुछ, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज 1 लाख, जी। नोट कर लें भाई, नोट करें, उसके बाद कैलकुलेटर फिर बाद में ओपन करेंगे। कैलकुलेटर के बगैर नोट कर लें ट्रायल का फेस सारा।
जी आई होप आप सवाल नोट कर रहे हैं। चलें जी, कैलकुलेशंस अब करवाएं। क्लोजिंग स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। अच्छा, अब तरीका ये होता है कि वर्किंग वन से शुरू कर देते हैं टोटल करना। जी बोले 31,333 जी, टोटल 10,708 जी 36,275 जी 69,500 जी। कॉस्ट ऑफ सेल वर्किंग नंबर 1 104,708 जी। जीपी 95,292 जी। अदर इनकम 0। सेलिंग 13,36,275 जी। एडमिन 30 जी। फाइनेंस 5,000। अदर एक्सपेंसेस 0 जी। 23,567 आपकी बात ठीक है, दोनों का निकलेगा, बहरहाल करंट नहीं निकलेगा। अच्छा, जी अब वो लाइन पढ़ें। अब वो लाइन पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है जी? करंट ईयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड द अकाउंटिंग इनकम बाय 5 मिलियन। आगे ऑफ विच को ना पढ़े अभी, क्योंकि वो कोई एरर नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों नहीं एरर। जी जल्दी से खुलवा दें, ये वर्किंग कल की थी, वर्किंग नंबर 5। वर्किंग नंबर की भी आपने नोट क्या करना, करंट टैक्स की वर्किंग। बोलें जी पीबीटी कितना? पेपर में मैं लिख सकता हूं फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि वर्किंग तो कोई नहीं है ना, मैं प्रॉफिट एंड लॉस से लाया हूं 23,567 एड और लेस जी। आप बता दें टैक्सेबल प्रॉफिट, बोलें जी 28,567 कैसे? 23,567 प्लस 5,000 जी। इसकी वजह क्या होगी? इसकी वजह क्या होगी? कौन से ज्यादा होंगे? ऐड वाले। प्रोबेबली वजह क्या होगी? कौन से ज्यादा होंगे? ऐड वाले ज्यादा होंगे, इसलिए तो बढ़ा है जी। अब करंट टैक्स निकल सकता है। करंट टैक्स पीबीटी पे निकलता है या टैक्सेबल प्रॉफिट पे? टैक्सेबल प्रॉफिट क्यों मिसिंग था? क्योंकि पीबीटी मिसिंग था। पीबीटी में 5,000 ऐड किया, टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया। अच्छा, इस सवाल में और पिछले सवालों में फर्क। पिछले सवालों में क्या लिखा होता था? आप अगले सफे पे आए, अगले सफे पे आकर पॉइंट 7 पढ़ें। क्या लिखा हुआ है? द टैक्स चार्ज फॉर द करंट ईयर इज एस्टिमेटेड एट 37 मिलियन। लिखा हुआ है अगले सफे पे, आखिरी पॉइंट में। अगले सफे से मुराद अगला सवाल का अगला सवाल, अगले सवाल का अगला सवाल जी। ये लिखा हुआ है। बताएं पिछले सवालों में सीटीई गिवन होता था या निकालना पड़ता था? गिवन होता था। आज के सवाल के अंदर सीटीई गिवन नहीं है, इसलिए उसने मुनासिब समझा कि आपको बता दे अकाउंटिंग और टैक्सेबल प्रॉफिट में कितना फर्क है, क्योंकि अकाउंटिंग तो आपने निकाल लेनी है, टैक्सेबल आप खुद निकाल लें। अब बता दें करंट टैक्स कितना बनता है? करंट टैक्स जी
28567 इंटू 35%। जी बोले 9998। जनरल एंट्री बताएं। सीटी डेबिट, सीटीपी क्रेडिट। सीटी डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट कितना? 9998। अच्छा भाई, ये IS12 की लास्ट क्लास ली होगी आपने, IS12 की लास्ट क्लास। आप तो यस बोले ना, क्योंकि आपने सारी क्लासें ली, आप ऐसे परेशान ना हो करें। लास्ट क्लास में मैंने एक लफ्ज लिखवाया था सेट ऑफ, जाकर रिवाइज कीजिएगा। उसमें मैंने कहा था करंट टैक्स एसेट्स और करंट टैक्स लायबिलिटी सेट ऑफ हो सकते हैं अगर टैक्स अथॉरिटी सेम ही हो और एंटिटी की इंटेंशन भी हो सेट ऑफ करना है नेट। एक तो लॉ में अलाउड हो, यानी लॉ में अलाउड हो सेट ऑफ करने की इजाजत हो, और दूसरा एंटिटी की इंटेंशन हो सेट ऑफ करना है। एंटिटी की देखो, एक है मुल्क इजाजत दे रहा है सेट ऑफ करने की, दूसरी शर्त एंटिटी की भी नीयत है कि मैंने ऐसा ही करना है। अगर कोई लाइन सवाल में ऐसे लिखी होती तो फिर आप क्या करते? सारे ऊपर देखें, 9,998 रुपए आपका टैक्स बन रहा था, 6,000 आप एडवांस में जमा करा चुके हैं। तो आप क्या करते हैं? आपको पता है जैसे डेटर में से प्रोविजन माइनस हो जाती है, जैसे प्लांट में से कमोडिटी माइनस हो जाती है, ऐसे लायबिलिटी में से एसेट माइनस हो जाता है, कॉन्ट्रा एसेट। ये कॉन्ट्रा है, आपस में कॉन्ट्रा एंट्री आपने पढ़ी हुई है। ये हुकूमत से लेने हैं, ये भी टैक्स है, सवाल में लिखा हुआ है वादे तौर पे एडवांस टैक्स पेड। ये हुकूमत से लेने हैं और ये हुकूमत को देने हैं। ठीक है, जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ उनको तो वैसे ही पता है, गवर्नमेंट जगह जगह टैक्स काट लेती है, कभी डिविडेंड पे टैक्स काट रही होती है एडवांस में, कभी कहीं टैक्स काट रही होती है एडवांस में। तो गवर्नमेंट जगह जगह टैक्स आपका काट लेती है। तो अगर आप चाहें तो यू कैन सेट ऑफ, अगर सवाल में लाइन लिखी होती द एंटिटी इंटेंड्स टू सेट ऑफ द टैक्स ऑन अ नेट बेसिस, फिर गवर्नमेंट को 9998 देने जाते तो गवर्नमेंट को याद कराते आप 6,000 हमसे ले चुके हो। ये एडजस्टमेंट इधर नहीं होनी, प्लीज, ये एडजस्टमेंट इधर नहीं होनी, ये एंट्री अलग होगी, सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट। और अगर दिल चाहे 9998 को इनर कॉलम में लिख लें, -6,000। ये प्रीपेड टैक्स है, प्रीपेड ही है ना, एक तरह का एडवांस प्रीपेड ही होता है। ये प्रीपेड टैक्स है, ये पेएबल है, पेएबल और प्रीपेड को नेट कर दे, इसकी इजाजत थी। तो स्टार डाल लें 9998 के ऊपर, ये वाला 6,000 इन दोनों के ऊपर स्टार डाल लें। लिखें, अगर सवाल में लिखा हो तो इनको सेट ऑफ भी कर सकते हैं। अगर सवाल में नेट का, अगर सवाल में नेट की इजाजत दे, अगर सवाल में नेट की इजाजत दे, सवाल में कोई डिस्क्रिप्शन में दे देना नेट कर लो, तो इनको नेट ऑफ करके भी लिख सकते हैं। उसी गवर्नमेंट को देना है 9998, उसी से लेना है 6,000। लेकिन आपने सेफ एंड पे रहना है, आपने सेट ऑफ नहीं करना। पता नहीं गवर्नमेंट वो 6,000 कब वापस करे, ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ सवाल में। तो सेफ एंड पे रहते हुए लायबिलिटी को अलग शो करें, एसेट को अलग शो करें। माना एक ही गवर्नमेंट को देने भी हैं, एक ही गवर्नमेंट से लेने भी हैं। ओके, नेक्स्ट जी। अब 5,000 के बारे में कुछ बता रहे, ऑफ विच 0.8 मिलियन आर परमानेंट डिफरेंस। इसमें से 0.8, देखें 0.8 को कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई, ₹0.8 मिलियन। इसका क्या मतलब है? पॉइंट के बाद आपने 6 सिफर लगाने हैं, पॉइंट के बाद। अब एक सिफर तो ये 8 खा जाएगा, पॉइंट के बाद 6 सिफर लगाने हैं ये। लेकिन हम रुपीज इन थाउजेंड में सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 800 बनेगा जी। ये 800 एरर नहीं है कि आप कहें अच्छा 800 यहां लिख लिया आपने,
फिर ऐसा करें, इसको भी चेंज करें। नहीं, क्यों नहीं एरर? एक और मिसाल देता हूं, पेपर में ऐसे परेशान करने के लिए कह दे इट इज 5000 विच इंक्लूड 200 अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। आप कहेंगे बिल्कुल गुड, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हमें पता है ऐड वाली साइड पे आती है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड वाली साइड पे आती है, तो ये कोई एरर नहीं है। फिर ये क्यों दिया हुआ था वो मैंने आपको कल बता दिया था, ये क्यों दिया हुआ है, ये किस लिए दिया हुआ है, ताकि आप क्या निकालें, डेफर्ड टैक्स निकालें। जी अब बता दें भाई, अगर टैक्स का रेट अदर इंफॉर्मेशन में दिया हो और डेप्रिसिएशन का रेट अदर इंफॉर्मेशन में दिया हो तो हमारा जहन किस तरफ जाए? अगर डेप्रिसिएशन का रेट अदर इंफॉर्मेशन में दिया हो तो हमारा जहन किस तरफ जाए कि ट्रायल में कंपटीशन ओपनिंग पड़ी है क्लोजिंग पड़ी है? ओपनिंग पड़ी है, यही जहन जाना चाहिए हमारा। अगर टैक्स का रेट अदर इंफॉर्मेशन में दिया हो तो हमारा जहन किस तरफ जाए? ट्रायल में डेफर्ड टैक्स का बैलेंस ओपनिंग पड़ा हुआ है क्लोजिंग? ओपनिंग पड़ा हुआ है, इस वजह से मैंने इसको ओपनिंग लिया। चलें जी, एक कैलकुलेशन आपको करवाई थी एक दफा, अकाउंटिंग प्रॉफिट, जी टैक्सेबल प्रॉफिट, डिफरेंस और टैक्स। लेकिन ये बात गलत है, कौन सा प्रॉफिट? एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट। जी आए किताब के पेज नंबर 230 पे, पेज 230। अच्छा मुझे ये 800 बता दें क्या है? ये 800 एग्जेम्प्ट इनकम है या डिडक्शन नॉट अलाउड है? डिडक्शन नॉट अलाउड है। जी फॉर्मेट पढ़ें जी, फॉर्मेट फॉर इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। किताब में इस फॉर्म में दिया हुआ है, रोज की फॉर्म में, मैंने कॉलम्स की फॉर्म में कर दिया। अकाउंटिंग प्रॉफिट बोले, अकाउंटिंग प्रॉफिट 2-3 एड डिडक्शन नॉट अलाउड लेस एग्जेम्प्ट इनकम। हमारी डिडक्शन नॉट अलाउड है 800 इज इक्वल टू 24367। आगे ए आ गया एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट, बी इज जी बोले 28567, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी 4200, टैक्स रेट आगे आगे तरतीब से चलें, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस जी 1470। क्लियर जी, सफे के टॉप में आए, पहले नीचे पढ़ लें। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच इज यूज्ड इन पेपर इफ कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस्ड डाटा इज, जी कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस्ड का डाटा गिवन था? नहीं गिवन था, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच मजबूरन लगानी पड़ी। सफे के टॉप पे जाएं, दूसरा पैरा, इफ अकाउंटिंग प्रॉफिट इज ग्रेटर देन, हमारा ग्रेटर नहीं है, इफ अकाउंटिंग प्रॉफिट इज ग्रेटर देन, पेज 230 पे है ना, if accounting profit is greater than tax it will result in deferred tax expense, बल्कि मैंने लिखवा दिया था यहां it will result in deferred tax expense recording। अगर ग्रेटर है तो रिकॉर्डिंग, और अगर ग्रेटर नहीं है लोअर है तो रिवर्सल। तो इसका नाम क्या रखेंगे? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस रिवर्सल। जी रिवर्सल बता दें किस साइड पे करनी है। ये वाली साइड रिकॉर्डिंग के लिए खास है, ये रिवर्सल की साइड है। लेस आ रहा था, ग्रेटर आ रहा होता तो रिकॉर्डिंग, लेस आ रहा है रिवर्सल। IS12 रिवाइज कीजिएगा, याद आ जाएंगी बातें, लेकिन फिलहाल रूल याद कर लें। ग्रेटर तो रिकॉर्डिंग, लेस तो रिवर्सल। और इनकम स्टेटमेंट अप्रोच हमेशा क्या देगी? DTE या कैरेट डाउन? DTE जी बोले 1470। सबर कैरेट डाउन निकाल लें 35। अब आप मुझे बता दें ये कहां जाएगा, और जो टी अकाउंट बन जाए ना फिर उसमें डबल एंट्री पोस्ट नहीं होती। जिस चीज का टी अकाउंट बन जाए डबल एंट्री पोस्ट नहीं होती। अब कैरेट डाउन को बैलेंस शीट में लेके जाएंगे और एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में। एक्सपेंस को पॉजिटिव साइन के साथ लेके जाना है जी, और कैरेट डाउन 35। लेकिन प्लीज वर्किंग का रेफरेंस देने, वर्किंग नंबर 6। ये जो भी हो आप लोगों ने कल चलाई होंगी अपनी
ये सवाल आपको पूरा करना पड़ेगा घर जाके एक दफा, और कल हादी वाला भी दोबारा कर लीजिएगा। एडेड हमें कैसे पता चला डिसीजन नॉट आउट है? सवाल ना पढ़ो, मैं सवाल को जुबानी रिवाइज कर रहा हूं। अकाउंटिंग प्रॉफिट सॉरी टैक्सेबल प्रॉफिट एक्सीड द अकाउंटिंग प्रॉफिट बाय 5000। तो हमने ये प्रॉफिट लॉस से उठाया, इसको लिख लिया 28567 यहां पे। जैसे ही हमने लिखा 28567 यहां पे, तो अगला हमने क्या किया, हमने कहा जी अब क्या वजह बनी होगी, ऑब्वियसली ऐड वाले ज्यादा होंगे, लेस वाले कम होंगे, इसी वजह से ज्यादा आ रहा है ना। और एग्जैक्ट वो फिगर लिख ली हमने यहां पे 5000। 5000 के लिखा हुआ है ऑफ विच 0.8, जिसमें से ऑफ विच लिखा हुआ है, जिसमें से 0.8 परमानेंट डिफरेंस है। अब परमानेंट डिफरेंस कौन से वाले, वो हमें IAS 12 के अंदर आता है कि अगर इस साइड पे आ रहे हो तो डिडक्शंस नॉट अलाउड होती हैं, अगर इस साइड पे आ रहे हो तो एग्जेम्प्ट इनकम्स होती हैं। ऑफ विच से पता चला है। और अगर लिखा होता, देखें, अगर लिखा होता अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आर बल्कि टैक्सेबल प्रॉफिट्स आर 5000 लेस देन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, फिर 5000 इधर आ जाता, फिर ऑफ विच का मतलब होता है ये एग्जेम्प्ट इनकम है। जी आज वाले नोट्स किसी को ना मिले हो, एंड से भाई रेड शर्ट एंड से नोट्स ला दें, जल्दी जरा खड़े हो, ले आए 2-3 कॉपीज, जल्दी करें जी। आज वाले नोट्स निकालें, इसमें जी हाथ खड़ा रखें ऊंची से, थर्ड रो में दे दो एक कॉपी, थर्ड रो में दे दो, आगे दे दो, लेफ्ट पे थर्ड रो। जी जी वो एडजस्टमेंट मैंने करानी है फाइनल डिविडेंड वाली, वही करानी है, उसी के लिए 20-25 मिनट बचाए हैं आप जी। आज वाले नोट्स में आखिरी सफे पे आए, पेज 9। अगर पेज 7 और 8 आप होमवर्क में कराए ना तो बहुत ही आला है, FL1 की चीजें आपकी रिवाइज हो जाएं। पेज 7 और 8 के साथ होमवर्क अगर आप लिख लें तो बहुत ही आला है। कल 7:15 से 7:25 तक इसको डिस्कस भी कर लेंगे आने से पहले लोगों के। तो पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 जी, सफे के एंड पे आए, सफे के एंड पे अनदर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, ये क्रॉस लगे हुए हैं सफे पे, वो वैसे ही लगे हुए हैं, आपने इनको नहीं, बात खत्म होने के लिए लगे हुए हैं। अच्छा, अनदर एग्जाम्पल, हैंड रिटन नोट्स पेज नंबर 9। आइडियल ट्रायल क्या होता है, सफे के एंड पे आए, आइडियल ट्रायल क्या होता है, जिसमें सेल भी नजर आ रही हो और सेल रिटर्न भी नजर आ रही हो। जिस ट्रायल में सेल और सेल रिटर्न नजर आ रही है उस ट्रायल को हम कहेंगे आइडियल ट्रायल, क्योंकि दोनों चीजें अलग पे फेस पे नजर आ रही हैं। बट समटाइम्स इट मे हैपन, राइट साइड पे है, सज्जी साइड पे, अजीब ट्रायल। समटाइम्स इट मे हैपन कि ट्रायल के फेस पे सेल दी होगी 45, नजर आ रहे 45, 50 - 5 45, 45 में उंगली रखें। ट्रायल के फेस के ऊपर कुछ लोग नहीं रख रहे उंगली, ट्रायल के फेस के ऊपर जो है वो सेल दी होगी 45, और अदर इंफॉर्मेशन में बताया होगा सेल रिटर्न ऑलरेडी रिकॉर्डेड इज ₹5। अब मुझे बता दें, सेल रिटर्न अगर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो फिर कहां पड़ी हुई है, ट्रायल में तो नजर नहीं आ रही, बताएं बताएं। सेल में पड़ी हुई है, ये फिक्रा तो उर्दू में गलत हो जाएगा, सेल में पड़ी हुई है नहीं, सेल में माइनस हो चुकी है, सेल में
माइनस हो चुकी है। ऐसे वैसे देखने में अच्छा ट्रायल कौन सा लग रहा है, लेफ्ट वाला राइट वाला? लेफ्ट वाला ट्रायल अच्छा लग रहा है। वाई? फेस पे ही पता चल रहा है सेल कितनी है और सेल रिटर्न कितनी है। और राइट साइड वाले ट्रायल में? अच्छा जी, अब आप ऐसा करें, पेपर में अगर लेफ्ट वाला ट्रायल आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाएंगे? सेल, बोले बोले बोले, माइनस सेल रिटर्न। कितना कितना आ गया? 45। क्लियर? अच्छा, अगर राइट साइड वाला ट्रायल आएगा पेपर में, तो अगर मैं चाहूं बेटर प्रेजेंटेशन करना तो फिर मैं क्या करूंगा? सेल 45। तो ट्रायल के फेस पे देखे ना, सफे के एंड पे जी, सेल कितनी है? 45। आप बताएं मैं क्या करूं? 45 तक पहुंचते हुए 5 की सेल रिटर्न माइनस हो चुकी है, इसको सही करने के लिए ऐड करूं +5, ताकि मेरी सेल मुझे पता चल जाए हुई कितने, बिकी कितने की चीजें। बिकी तो 50 की है ना, कुछ लोग वापस कर गए जी। अब मैं क्या कर दूं? दोबारा माइनस कर दूं, क्या कितनी? 5। दोनों सेम है, ठीक है। अब बता दें अच्छा ट्रायल कौन सा था जिससे फौरन हमारा प्रॉफिट लॉस बन गया? लेफ्ट वाला। और राइट वाले ट्रायल में क्या मसला था? सेल रिटर्न तक पहुंचते, सेल तक पहुंचते हुए माइनस, हमने रिवर्स करके उसको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ये हमारी सेल आ गई, अब हम सेल रिटर्न क्या कर लेंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर? चलें सफे के एंड पे दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस बना लें, जगह है। सफे के एंड पे दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस बना लें। ओके, जी सफे के टॉप पे आए। ट्रायल दिया हुआ है 31/12/16 का। मैं इस सवाल से हट रहा हूं। सेल, डेबिट, क्रेडिट 180, सेल एक्सपेंसेस बोलेंगे कितने हैं? 30। रिटेन्ड अर्निंग्स ट्रायल में बोले कितनी है? 70। साथ क्या लिखा हुआ है? साथ क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग। डिविडेंड बोले किस साल का? ड्राइंग किस साइड पे नजर आती थी इंट्रो की क्लास में? डेबिट साइड पे। तो डिविडेंड भी किस साइड पे नजर आएगा? डेबिट साइड पे। कितना? 15। और शेयर कैपिटल 200। बाकी ट्रायल में डाटा मिसिंग है, बाकी ट्रायल में डाटा मिसिंग है जी। 16 का साल है, 16 का साल है, हम 31/12/16 में खड़े हैं। तो 16 के साल के शुरू में ही कोई फरवरी मार्च में किस साल के प्रॉफिट फाइनल हो गए होंगे? 16 के नहीं, किस साल के प्रॉफिट्स फाइनल हो गए होंगे? 15। ठीक है, 15 के प्रॉफिट्स फाइनल हो गए होंगे। जब 15 के प्रॉफिट्स फाइनल हुए होंगे, हमने क्या एंट्री की होगी? डिविडेंड डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। कितने से? 15 रुपए से। ट्रायल में गिवन है, ऐसी ट्रायल में गिवन है। अब पेएबल ट्रायल में क्यों नहीं नजर आ रहा? मुझे ये बता दे, इस पे बात हुई थी। ट्रायल में से डिविडेंड नजर आ रहा है, पेएबल नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि 8-10 महीने गुजर गए हैं, साल खत्म हो गया। जैसे जैसे लोग पैसे लेने आए होंगे, हम एंट्री करते गए होंगे डिविडेंड पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। तो मैंने कहा था कि जरा सुने, फाइनल डिविडेंड क्या होता है? 15 में प्रॉफिट्स कमाए,
फरवरी मार्च में हमने प्रॉफिट्स अनाउंस कर दिए। प्रॉफिट अनाउंस करके शेयर होल्डर ने कहा हमें भी कुछ डिविडेंड दो। जब हमने डिविडेंड दिया तो ड्रॉइंग डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री नहीं की। हमने एंट्री क्या की? ड्रॉइंग डेबिट कैश क्रेडिट, ध्यान में रखें, ड्रॉइंग डेबिट कैश क्रेडिट हमने एंट्री नहीं की। हमने कहा कंपनी है, ड्रॉइंग क्लास को चेंज कर दो, डी को रहने दो, डी डी मिलता रहे ताकि ड्रॉइंग ही लगे, तो ड्रॉइंग को रहने दो, डी डी उठा लो इसका, लेकिन नाम आगे कुछ और कर दो, डी वी डेड। तो डिविडेंड इसका नाम रख दिया। कैश क्रेडिट इसलिए नहीं किया क्योंकि शेयर होल्डर सारे इकट्ठे पैसे लेने नहीं आते। शेयर होल्डर कंपनी के 6-7 हजार हैं, थोड़े थोड़े करके पैसे लेने आते हैं, तो पेएबल क्रिएट कर दिया। फिर 8-10 महीने गुजर गए, 16 का साल चलता रहा। साल के एंड पे खड़े होकर जब बैलेंस शीट बनाने लगे तो एक अकाउंट अभी तक ट्रायल में पड़ा हुआ था, डिविडेंड, ये पड़ा हुआ था डेबिट पे, लेकिन इसका पेएबल नहीं पड़ा हुआ था। वो क्यों नहीं नजर आ रहा ट्रायल में? इस पे आपसे बात हो चुकी हुई है, क्योंकि 8-10 महीने में लोग पैसे लेके चले गए होंगे। तो मुझे बता दें, ट्रायल में डिविडेंड की जर्नल एंट्री की आमतौर पे डेबिट साइड नजर आती है या क्रेडिट साइड नजर आती है? डेबिट साइड। जैसे डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, तो बैलेंस शीट में डेटर थोड़े नजर आते हैं, सेल ज्यादा नजर आती है। वजह बताएं क्यों? डेटर पैसे दे जाते हैं। परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, क्रेडिटर क्यों थोड़े नजर आते हैं? क्योंकि क्रेडिटर पैसे, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, पेएबल क्यों नजर नहीं आ रहा ट्रायल में? पेएबल 10 महीने में क्या हो गया होगा? पे हो गया होगा। तो ये बात आपसे बड़ी तफसील से की थी, क्लियर? तो बताएं ड्राइंग किधर नजर आती थी इंट्रो की क्लास में? इसी तरह FR2 की क्लास में डिविडेंड भी किस साइड पे नजर आ रहा है? डेबिट साइड पे। अब आपने करना क्या पेपर में? कुछ भी नहीं। प्रॉफिट बता दें इस साल का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कोई टैक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस पैट बताएं इस साल का। 150 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। आपने स्टेटमेंट चेंज इक्विटी बनानी है, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, आपने स्टार्ट करना है। ओपनिंग, जी बोले 200, रिटेन्ड अर्निंग 70। अब आपने माइनस करने हैं, बोले 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 डिविडेंड। किस साल की स्टेटमेंट बन रही है? 16 की। लेकिन 16 में आपको पता है किस साल का डिविडेंड बांटा जाता है? फाइनल डिविडेंड 15 का। जी बोले 200 को मैंने उठा लिया, 70 उठा लिया। ट्रायल में हर आने वाली चीज कितनी दफा उठाते हैं? एक दफा, ठीक है जी। डिविडेंड उठाएं, बांट दें, 70 में से कुछ 15 बांट दें। आपको पता है इंट्रो की क्लास, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग माइनस डिविडेंड, 15 उठा लिया, पीछे क्या रह गया? 130। ये क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। किस साल का? 16 का। 16 का प्रॉफिट कमाया है, लेकिन 15 का डिविडेंड बांट रहे हैं इस साल। जी कितना? 150। 180 माइनस 30, 150। ये क्लोजिंग बन गई जी। 200, 205 जी। What is the difference between intro class and FR2 class? अगर आप इस 270 को इधर कर दें तो इट इज क्लास ऑफ इंट्रो। इंट्रो की क्लास में हम ये ध्यान नहीं रखते थे कि कैपिटल कितना है, रिटेन्ड अर्निंग कितनी है। इंट्रो की क्लास में एक ही लाइन पढ़ाता था टीचर, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर माइनस ड्रॉइंग्स। आज आप पे स्टेटमेंट चेंज इक्विटी की हकीकत खुली है कि स्टेटमेंट चेंज इक्विटी कुछ भी नहीं है, ये वही है जो हम इंट्रो की क्लास में करते थे। बोलें क्या? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। हाँ, इंट्रो की क्लास में ये थोड़ा अलग अलग नहीं रखते थे कि ओरिजिनल कैपिटल ओनर घर से कितना लाया, इसको अलग रख ले, और जो बिजनेस ने कमा के दिया इसे अलग रख ले। ओके, तो आई होप बहुत सी बातें आपको आज क्लियर हुई होंगी। अच्छा, सो इट इज एन आइडियल ट्रायल, इट इज एन आइडियल ट्रायल। ये एक आइडियल ट्रायल है जो पेपर में गिवन होगा, जिसमें डिविडेंड आपको नजर आ रहा होगा। एक और सवाल देखें, नीचे आ रहा है अजीब ट्रायल। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन 2, ट्रायल 31/12/16। सोल्यूशन ना देखा करें कभी भी। सेल बोले कितनी आ रही है ट्रायल में? 180। एक्सपेंसेस 30। रिटेन्ड अर्निंग, डेट नहीं लिखी हुई, बड़ा अजीब एग्जामिनर है,
डेट नहीं लिखी हुई, जानबूझ के नहीं लिखी हुई उसने, मैं बताता हूं क्यों नहीं लिखी हुई। रिटेन्ड अर्निंग 55, शेयर कैपिटल 200, और भी आइटम्स होंगे ना ट्रायल में। ये अजीब सा ट्रायल है, पेपर में आपको आ गया, लेकिन इस ट्रायल के साथ, सॉरी मैंने लाइन क्लोज कर दी, अभी सवाल चल रहा था, लेकिन इस ट्रायल के साथ अदर इंफॉर्मेशन दी हुई थी, जैसे सेल रिटर्न का डाटा दिया होता ना नीचे, अदर इंफॉर्मेशन दी हुई थी। क्या? इन फेब्रवरी, ये गलत है, 16 नहीं, इसको 2015 करें। इन फेब्रवरी 2015, इन फेब्रवरी, सॉरी यस, सॉरी 16 ही है। इन फेब्रवरी 2016 बीओडी डिक्लेयर्ड फाइनल कैश डिविडेंड एट, जी बताएं फेब्रवरी 16 में कौन सा वाला कैश डिविडेंड बांटा जा सकता है? फेब्रवरी में कौन से प्रॉफिट्स फाइनल हुए होंगे? किस साल के? 2015 के। ठीक है, तो इन फेब्रवरी 16 कौन से प्रॉफिट्स बांटे गए? पिछले साल के। अच्छा, आप बताएं, आपके जहन में फौरन एक सवाल आया कि यार ये अब डिविडेंड अगर दिया गया है तो लोग तो पैसे पूसे लेके चले गए होंगे, 10 महीने गुजर चुके हैं, लोग पैसे लेके गए होंगे नहीं गए होंगे? अब अगर लोग पैसे लेके गए होंगे तो अकाउंटेंट एंट्री भूल सकता है? कभी भी नहीं अकाउंटेंट एंट्री भूल सकता। आप पागल बच्चे क्या करते हैं, एंट्री कराते हैं पेपर में डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेबल क्रेडिट। मुझे बता दें इसकी एंट्री डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेबल क्रेडिट क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि फरवरी और दिसंबर के दरमियान कितने महीने हैं, और 10 महीने पाकिस्तानी अवाम पैसे नहीं लेने आई होगी, कोई शेयर होल्डर 1 रुपया नहीं लेने आया होगा। कैश डिविडेंड कैश में पे होता है। फरवरी से दिसंबर तक तकरीबन सारे लोग डिविडेंड मेरे तो ख्याल से लेके चले गए होंगे, लेकिन ट्रायल में नजर नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? ट्रायल में नजर नहीं आ रहा, डिविडेंड का डेबिट देखें, ट्रायल में नजर नहीं आ रहा। क्या वजह बनी होगी? खुद सोचें, क्या वजह बनी होगी? डिविडेंड का डेबिट ट्रायल पे नजर क्यों नहीं आ रहा? बोलें 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 बोलें। डिविडेंड का डेबिट ट्रायल में नजर क्यों नहीं आ रहा? आपको पता है रिटेन्ड अर्निंग में डिविडेंड माइनस होता है, हम खुद करते हैं साल के एंड पे, लेकिन अकाउंटेंट एफिशिएंट बना होगा, उसने कहा होगा रिटेन्ड अर्निंग में से ही तो काम करना है, तो मैं साल के एंड का वेट क्यों करूं? उसने पहले ही रिटेन्ड अर्निंग में से कम कर दिया होगा, और उसने क्या एंट्री कर दी होगी? रिटेन्ड अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेबल क्रेडिट फरवरी में की होगी, फिर पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, पेबल डेबिट कैश क्रेडिट करता रहा होगा जैसे जैसे लोग आते रहे होंगे पैसा लेने के लिए। तो मेरे ख्याल से अकाउंटेंट कैश की गलती कभी नहीं करता कि कैश क्रेडिट ना कर रहा हो, कैश क्रेडिट कर रहा होगा। डेबिट किसको मारा है? डिविडेंड को मारा है, रिटेन्ड अर्निंग को मारा है? ये बता दें, डिविडेंड को क्यों नहीं मारा? ट्रायल में नजर नहीं आ रहा। डिविडेंड को डेबिट उसने क्यों नहीं मारा? ट्रायल में नजर नहीं आ रहा। पहली बात होगी। दूसरी बात, फिर डेबिट मारा किसको है? रिटेन्ड अर्निंग को। और दूसरी बात मुझे बता दें, मैं ऐसा कैसे कह रहा हूं कि एंट्री हो चुकी है? हो सकता है एंट्री ना हुई हो, ऐसा भी तो हो सकता है इसकी एंट्री ना हुई हो, 10 महीने हो गए, खैर है, एंट्री ना हुई हो। इट इज इम्पॉसिबल कि एंट्री ना हो। वाई? नहीं, ट्रायल की कोई बात नहीं है, लॉजिक में बात करो। 10 महीने हो गए, इसकी एंट्री हो देखें, डेप्रिसिएशन की एंट्री जैसे मिस हो जाती है, ऐसे ही इसकी एंट्री भी मिस हो गई होगी। क्यों नहीं मिस हुई होगी? क्योंकि लोग 10 महीने क्या लेने आए होंगे, तो कैश जब हम क्रेडिट कर रहे होंगे तो डेबिट तो किसी कुछ कर रहे होंगे ना, तो फिर डेबिट क्या हुआ होगा? मैं ये कह रहा हूं आपको, डेबिट रिटेन्ड अर्निंग हुआ। तो अदर इंफॉर्मेशन पढ़ ली हमने, अब हम आंसर की तरफ मूव करते हैं। आंसर कैसे सॉल्व करेंगे जी इसका? आंसर अब मुझे पता है कि इस 55 में मसला है, इसलिए उसने डेट भी नहीं लिखी हुई, इसलिए उसने 55 के साथ डेट भी नहीं लिखी हुई जी। अब सवाल के फेस पे रहें और 200 पे रेट लगाएं 7.5%। आपको पता है डिविडेंड का रेट शेयर कैपिटल पे लगता है जी। 200 ज़रब 7.5%, 15 डिविडेंड निकला जी। इधर देखें, ओपनिंग शेयर कैपिटल बोले, इधर 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 देखें सारे 200, ठीक है। ये कितने? 55। प्रॉफिट 150। सारे देखते रहे, सारे देखते रहे जी।
व्हाट इज शेयर कैपिटल 200, व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग, व्हाट इज प्रॉफिट। वो प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई। ऐसा करते हैं 55 को काट देते हैं, 55 रिटेन्ड अर्निंग कम हो चुकी हुई है किसकी वजह से, ऐसी थोड़ा साइड पे आके 55 जमा सेल रिटर्न माइनस हो चुकी हुई थी, माइनस हो चुकी थी ना सेल तक, तो डिविडेंड क्या है, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हो चुकी है। क्या रिटेन्ड अर्निंग अकाउंटेंट ने डेबिट करनी थी या हमने फॉर्मेट में शो करनी थी, फॉर्मेट में शो करनी थी। अब अकाउंटेंट रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट कर चुके, रिटेन्ड अर्निंग किस नेचर का अकाउंट होता है, और वो उसे क्या कर चुके, डेबिट कर चुके हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग वो डेबिट कर चुके, तो क्रेडिट नेचर का अकाउंट है। बताएं इसमें डेबिट पड़ा हुआ, रिवर्स करने का तरीका प्लस कितना, आप बताएं सही वाली कितनी आ गई 70, सही वाली कितनी आ गई 70। अब दोबारा माइनस कर दे 15, क्यों 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 क्यों, प्रेजेंटेशन, द आंसर इज प्रेजेंटेशन। दोबारा माइनस कर दे 15, वाई, बेटर प्रेजेंटेशन होगी, बेटर प्रेजेंटेशन होगी। तो अब मुझे बता दें कि इधर देखें सारे, अब मुझे आप बता दें मेरे ख्याल से ये हुआ है फरवरी में ना, फरवरी में उसने एंट्री की है रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और फिर जब लोग पैसे लेने आए हैं तो डिविडेंड पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, ये वो एंट्री कर दिया उसने। हालांकि एंट्री क्या होनी चाहिए थी, डिविडेंड डेबिट। अगर डिविडेंड डेबिट करता तो क्या नजर आता, डिविडेंड फेस पे नजर आता, लेकिन अभी डिविडेंड डेबिट नहीं हुआ, क्या डेबिट हुआ है, इसलिए डिविडेंड फेस पे नजर नहीं आ रहा। तो अदर इंफॉर्मेशन के साथ लिख लें, दस महीने हो गए हैं लोगों को कैश देते हुए, 10 महीने हो गए हैं लोगों को कैश देते हुए, 10 महीने हो गए ना, फरवरी 10 महीने हो गए लोगों को कैश देते हुए। तो कैश क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट क्या हो रहा होगा, तो कैश क्रेडिट हो रहा है। पेबल अकाउंट को छोड़ ही देना, ऐसे बीच में मिक्स ना करें, पेबल अकाउंट को छोड़ें। तो कैश क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट क्या हो रहा होगा, बोले बोले आगे क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो आगे जवाब लिख लें। डेबिट क्या हो रहा होगा, रिटेन्ड अर्निंग। अब बताते हैं रिटेन्ड अर्निंग को कैसे सही करें, वो तो डेबिट हो चुकी है, इसे दोबारा बढ़ा दें +15 ताकि बेटर प्रेजेंटेशन हो जाए 70। ओके, हमारे सवाल में भी कुछ ऐसी ही एडजस्टमेंट है, इसको करते हैं और सवाल खत्म करते हैं जी। हाँ फिर तो वो उसको पोस्ट करते हैं ना फिर तो जी। पेज नंबर किताब का कौन सा, 469। पढ़ लें, जल्दी पढ़ें। ऑन जुलाई 30-15, हमारा साल कौन सा है जी, 30 जून 15। ऑन जुलाई 30-15, ये अगले साल की बात कर रहे हैं, ये अगले साल की बात कर रहे हैं, माने ना माने।
हमारा ईयर एंड 30 जून है, नीचे देखें। ऑन जुलाई 30 15 द बीओडी प्रपोज्ड अ फाइनल डिविडेंड एट 15% फॉर 15 का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है 16 के शुरू में। कितने परसेंट? 14 का फाइनल डिविडेंड कितने परसेंट था? 14 का कितना था फाइनल डिविडेंड? अच्छा 14 का फाइनल डिविडेंड किस साल रिकॉर्ड किया होगा? सोचे 14 का फाइनल, 14 के प्रॉफिट फाइनल 15 में हुए होंगे एग्जैक्ट इसी तारीख को। ये भी याद रखिएगा, ब्रैकेट का मतलब होता है 30 तारीख भी सेम है, जुलाई 30, इधर भी जुलाई 30 को मैं पकड़ा हूं। इधर बताएं किस साल का फाइनल डिविडेंड अनाउंस हुआ होगा? कितने परसेंट? 20%। मुझे बता दें कौन सा वाला हमारे साल के लिए रेलेवेंट है, कौन सा इरेलेवेंट है, फिर आगे चलते हैं। हमारे साल में सिर्फ पैसे कौन से बांटे जाने हैं? ये वाले। ये वाला प्रॉफिट तो अगले। कितने लोगों ने प्रैक्टिस का क्वेश्चन 1 किया था? प्रैक्टिस का क्वेश्चन 1 उसमें भी ये चीज थी ना, प्रैक्टिस का क्वेश्चन 1। इसलिए इसको मैं क्या कर दूं? इररेलेवेंट फॉर आवर क्वेश्चन, इट इज अ फ्यूचर डाटा, इट इज अ फ्यूचर डाटा, इररेलेवेंट फॉर आवर क्वेश्चन। अच्छा डिविडेंड्स की ना बहुत प्रैक्टिस होनी है। IAS 8 में 2 सवाल हम करेंगे, इतने डिविडेंड उसमें आएंगे कि उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होनी है अभी। तो अभी परेशान ना हो कि ये आ गया है इससे क्या होगा। ओके चलें जी, कितने परसेंट की एंट्री करनी है? 20% की एंट्री करनी है बस। जाएं जी, ट्रायल के फेस पे ढूंढने डिविडेंड, ट्रायल के फेस पे ढूंढने डिविडेंड है। अब अगर ट्रायल के फेस पे डिविडेंड नहीं है, चलें आप ये नोट करके परसेंटेज निकालें, ये नोट करें ना और डिविडेंड की परसेंटेज लगाएं। ओके जी, अब जाएं और जाके ट्रायल के फेस पे ढूंढें डिविडेंड। नजर आ रहा है नहीं नजर आ रहा? अच्छा कितने महीने हो गए पैसे देते हुए? 11 महीने, 10 पागल हो गए। जुलाई लिखा हुआ है, जुलाई 30 जी। कितने महीने हो गए पैसे देते हुए? 11 महीने हो गए पैसे देते हुए। अगर 11 महीने हो गए पैसे देते हुए, मेरे ख्याल से अकाउंटेंट ने जो एंट्री कर दी है वो क्या है? रिटेन्ड अर्निंग डेबिट। और वैसे तो पेबल क्रिएट होता है, फिर पेबल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता है। अकाउंटेंट ने ये एंट्री कर दी है। अकाउंटेंट ने क्या एंट्री कर दी है? रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, पेबल क्रेडिट, पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। इसीलिए हमें डिविडेंड नजर नहीं आ रहा। पेबल तो वैसे ही नहीं नजर आना ना, क्योंकि 10 महीने में पाकिस्तानी अवाम पेबल सारा लेके चली गई होगी। पेबल तो नजर नहीं आना, लेकिन ड्राइंग डेबिट पे नजर आना चाहिए था। डिविडेंड डेबिट पे क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हुआ है, डिविडेंड डेबिट नहीं हुआ जी। रिटेन्ड अर्निंग को अकाउंटेंट कितने से डेबिट कर चुका है? कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना है? 60,000 जरब 20%, 12,000 जी। बताएं अगर डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग में कम हो चुके हैं तो रिटेन्ड अर्निंग को कैसे सही करने के लिए क्या करूं? बढ़ा दूं। देखें इधर 20,000, 20,000। ये ट्रायल में पड़ी हुई थी, इसमें क्या मसला था? इसमें डिविडेंड क्या हो चुका है? कम हो चुका है। इसको सही करूं, इसको सही स्टार डाल के, इधर स्टार डाल के कहीं भी जहां भी जगह हो सफे पे, 20,000 जमा 12,000 इज इक्वल टू 32,000। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, रिवाइज बैलेंस 32। लेकिन ट्रायल में तो 20 पे ही पड़ा हुआ है, ट्रायल में तो 20 पे ही पड़ा हुआ है।
तो ट्रायल वाली फिगर कितनी दफा उठाते हैं? एक दफा। तो 20 पे मैंने वापस लाने, ये प्रेजेंटेशन एडजस्टमेंट है ना, 20 पे मैंने वापस लाने, कैसे लाऊं? ये तो पिछले साल की एरर्स हैं, इनको छोड़ें। लेस फाइनल डिविडेंड, साल कौन सा है? 15 का। फाइनल डिविडेंड किस साल का आएगा? 14 का। किस साइन के साथ? नेगेटिव साइन के साथ। कितना? 32 माइनस 12, 20 पे आ गया। तो 20 ट्रायल में पड़ा हुआ था, देखे ना, इसको छोड़ के जरा पढ़े। उसी तरह है ना, ओपनिंग माइनस डिविडेंड। आखिरी चीज क्या रहेगी बताएं, पैट बताएं। 17039, 17039। $60,000, 35,372। इट्स ओवर। बस इन दोनों को आपने यहां लिखना है, बैलेंस शीट टैली कर जाएगी। इन दोनों को यहां लिखने हैं, 2 फिगर्स लिखिएगा, बैलेंस शीट टैली कर जाएगी। कैसे पता चला अकाउंटेंट एंट्री नहीं भूलता? कैश इन्वॉल्व हुए। कितने महीने हो गए हैं पैसे देते हुए? डेबिट होना क्या चाहिए था? डिविडेंड। डेबिट हुआ क्या? रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग डेबिट हुई है। डेबिट को कैसे सही करें? क्रेडिट करके। जी कितने लोगों को समझ आ गई है? बाजरा हाथ करके बता दें। रिटेन अर्निंग क्या हो चुकी है? कम। कम को बढ़ाने का तरीका प्लस कर दें। इस सवाल में देखें, इसलिए उसने मांगी हुई थी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, क्योंकि उसको पता था प्रेजेंटेशन में लोग मसला करेंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी जरूरी थी। अब आपने मुझे कल याद कराने कि ये डिविडेंड वाली एडजस्टमेंट पे को एक दफा मैं दोबारा 2-3 मिनट में रिवाइज कराऊंगा। जी शुरू कर लें।